नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस श्रृंखला के अंतर्गत आप लोग को जो भी वीडियो दिया जाता है उसमें उन्हीं क्वेश्चनों का जिक्र किया जाता है जो बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें लगभग आपको मतलब कि 50 प्लस यानी 50 प्लस क्वेश्चनों का समावेश दिया जाएगा, जिसमें से कम आपको 3 या 4 कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन सेम टू सेम परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए और लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि आप ऑप्शन के माध्यम से प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कोटेशन लिखा है, शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चिंत रहिएगा, सफलता आपकी ही होगा। यानी क्या, यदि शिक्षा को आप सबसे ऊपर रखते हैं तो सफलता भी आपकी सबसे ऊपर रहेगी। दोस्तों आइए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, विकास है। विकास क्या है? एक आयामी है, एक दिशीय है, परिवर्तनीय है, अनुवांशिक द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित। अब देखिए विकास क्या होता है, तो विकास आप बताइए कि अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित होता है तो नहीं है, क्योंकि इसमें वातावरण का भी योगदान होता है, अनुवांशिकता का भी योगदान होता है, मतलब कि बहुत चीज़ों का योगदान होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत है। उसके बाद आप ऑप्शन 1 देखिए, एक आयामी है, ये भी कभी संभव नहीं है। एक दिशीय है, ये भी कभी संभव नहीं है। बल्कि विकास क्या है, तो विकास परिवर्तनीय है, यानी कि यह बदलता रहता है। इस पर वातावरण का भी प्रभाव है, अनुवांशिकता पर भी प्रभाव है, मतलब बहुत चीज़ों का प्रभाव विकास पर पड़ता है। आइए फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अब देखिए कह रहा है कि क्या, मतलब कि अनुवांशिकता द्वारा पूर्णतः निर्धारित, मतलब कि जो अनुवांशिकता पर ही निर्भर करता है। मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। अब देखिए शिक्षा में रुचि का अनुवांशिकता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि ये नहीं है कि जो पढ़ने वाले लोगों के लड़के भी पढ़ने वाले होंगे। शैक्षणिक सफलता का भी अनुवांशिकता से कोई लेन देन नहीं है। फिर हम लोग ऊपर देखें, पहला ऑप्शन तो मित्रों का चयन, जो कि आप जानते हैं इसका भी अनुवांशिकता से लेन देन नहीं है। तो अनुवांशिकता पर क्या निर्भर करता है, तो आँखों का रंग अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे हैं क्या, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। अब देखिए जैसे कोई वर्तमान स्कीमा, मतलब कि वर्तमान ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन उसी की मदद से नए ज्ञान का निर्माण कर रहा है, यानी नई स्कीमा बना रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, संयोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन और संगठन। तो हम लोग जानते हैं कि उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा संयोजन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में कम समय में अधिक क्वेश्चनों को रिवीजन करना यानी तैयार करना रहता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा हर ऑप्शन पर डिटेल नहीं दिया जाता है। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन होइए। वहां पर आपको मतलब कि सारे क्वेश्चन पर, मतलब कि जिस भी क्वेश्चन पर बोला जाता है तो एक पर्याप्त विवरण दिया जाता है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है,
रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का उपयोग करती हैं और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन इसका समर्थन करता है? अब देखिए इसका समर्थन क्या करेगा। सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत, ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो अब देखिए वह क्या कर रही है, तो ग्रुप बना रही है। क्या कर रही है, तो सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप बना रही है। अब हम जब भी जानते हैं कि अंतःक्रिया आ जाए, मतलब ग्रुप बनाना यानी कि आपस में अंतःक्रिया करना, तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर किसका प्रभाव होता है, तो वहाँ पर वाइगोस्की साहब का प्रभाव होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, सही इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है? अब देखिए पाढ़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पाढ़ को अंग्रेजी में कहते हैं स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग का मतलब कि सहयोग करना, ठीक है। तो उसका उदाहरण नहीं है। अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन करना, रटना, इशारों एवं संकेत। उसके बाद दिया है ऑप्शन सहपाठियों के संग साझा शिक्षण। तो अब देखिए पाढ़ मतलब सहयोग, तो रटना सहयोग का उदाहरण नहीं है। हम लोग को नहीं वाला ढूंढना भी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करें। कह रहा है एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? अब देखिए क्या कह रहा है संरचनावादी कक्षा, कह रहा है संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, मानकीकृत एवं समान मूल्यांकन। तो देखिए जब भी संरचनावादी कक्षा की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, संरचनात्मक मूल्यांकन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों यदि आप इस श्रृंखला में मतलब इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रह गए तो आपका 5 नंबर दोस्तों कहीं गया नहीं है। आप कोई भी पेपर दीजिएगा इसमें से आपको 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कह रहा है वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद। अब देखिए निजी संवाद क्या है, बच्चों के आत्म केंद्रितता का द्योतक है, बच्चों के क्रियाकलाप और व्यवहार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं हो सकता। देखिए 4 नंबर तो ऐसे ही गलती है। जब निजी संवाद की बात कर रहा है तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा क्या, बच्चों को उनके व्यवहार संचालन में क्या करता है, तो सहायता देता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कार से जोड़ा जाता है। यह किस को दर्शाता है? दोस्तों आप लोग के सामने अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते होंगे तो आप लोग तो आंख बंद करके विकल्प मार देते होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का इतना आप लोग को अभ्यास करा दिया गया है कि देखते देखते पता चल जाएगा कि जब भी लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग काम की बात करता है तो वह क्या होता है, तो वह जेंडर रूढ़िवादिता होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जेंडर निरंतरता, जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर विविधता, जेंडर रूढ़िवादिता। यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा क्या, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? अब देखिए रीना है, समस्या को सॉल्व करने चाह रही है तो वो अलग अलग चीज ट्राई कर रही है, मतलब कि अलग अलग कंसेप्ट उस पर अप्लाई कर रही है। तो क्या है, मानसिक क्षति, कम परिज्ञान बोधगम्यता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच। देखिए दोस्तों जब भी अलग अलग ट्राई किया जाए तो क्या होता है, तो हम लोग का होता है अपसारी सोच। अपसारी सोच का मतलब कि जिसका तमाम डायमेंशनल में उत्तर हो जाए।
और अभिसारी सोच का मतलब कि दम फिक्स। जैसे मैं बोल दूं कि आप 4 में 5 से गुणा करिए तो आप कहेंगे कि 4 गुणे 5 यानी 20, तो ये अभिसारी है। ठीक, अब मैं बोलूं कि 20 किन संख्याओं के गुणा करके आप लाएंगे तो अभी कहेंगे 4 गुणे 5, 5 गुणे 4, 10 गुणे 2, ऐसे करके तमाम संख्याएं हैं। ठीक है, तो वह हो जाएगा अपसारी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। पहला कह रहा है प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित कर कर, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है। अब देखिए किसको बढ़ावा देना है, तो अर्थपूर्ण अधिगम को। तो प्रशिक्षण और अभ्यास की वजह से यह गलती है। प्रतिस्पर्धा को हम कभी बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये भी गलती है। और फिर आगे बात करें तो अधिगम के छोटी छोटी उपलब्धियां पुरस्कार देना भी गलत है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा क्या, विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहे हैं अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती हैं। तो इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, अब देखिए कोई भी एक सब्जेक्ट का आप पढ़ाते हैं, यदि किसी दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ते हैं तो आप सीधा सीधा उस ऑप्शन को ढूंढिएगा कि मतलब कि पहले सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ना एक शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। यानी शिक्षण को वह और सुगम और मतलब कि समझदार बनाता है, यानी कि और प्रभावकारी बनाता है। अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देना ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। यह बिल्कुल गलत बात है। एक सब्जेक्ट से जोड़ कर पढ़ाते हैं, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट से आप जोड़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को स्टूडेंट को पहले नॉलेज उसका है। ठीक है, अधिगम में यह रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करें, 2 ऑप्शन बचा है। ज्ञान के अर्जन में भी रुकावट नहीं करेगा, बल्कि यह क्या करेगा, अधिगम के स्थानांतरण को और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा दे रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सबसे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। अब देखिए वह कौन सी अभिप्रेरणा है जिससे आप खुद को आनंददायक महसूस करते हैं, संतोषजनक महसूस करते हैं, एक्टिव महसूस करते हैं, अपने को बोझा नहीं लगता है। आंतरिक अभिप्रेरणा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है गुण विषयक अभिप्रेरणा। तीसरा ऑप्शन है बाह्य अभिप्रेरणा। चौथा है स्थित विषयक अभिप्रेरणा। तो देखिए इसमें स्थिर विषयक अभिप्रेरणा भी नहीं होगा, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होगा, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा का प्रभाव जल्दी ही खत्म हो जाता है। अब बल्कि गुण विषयक अभिप्रेरणा नहीं है, बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा है। अब देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य करने के लिए यदि खुद आप अंदर से अभिप्रेरित हैं, मतलब खुद मोटिवेटेड हैं, तो समझ जाइएगा कि आपको वह कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता है। बल्कि दूसरे के कहने पर आप कोई कार्य करते हैं तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी में आप कुछ भी करिए या कुछ भी चुनिए तो खुद मोटिवेट होकर करिए कि मेरे को ये करना है तो करना है, बस बात ख़त्म। नहीं करना है तो नहीं करना है। अब मेरे को टीचर बनना है तो बनना है, सीटेट निकालना है तो निकालना है। अब कैसे निकलेगा ये मैं सोचूंगा, लेकिन पीछे हटने वाली बात नहीं। जब एक बार बोल दिया गया कि निकालना है तो निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा कि आंतरिक अभिप्रेरणा। हम लोग बात करते हैं आगे। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरों का सहयोग कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सहयोग से ही देश टिका है।
सहयोग करने से दोस्तों कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आइए दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। पहला कह रहा है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच में भय की अवस्था में रखकर, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित कर कर। अब देखिए, जब भी प्रतिस्पर्धा वर्ड आए तो गलत हो जाएगा, भय वर्ड आ जाए तो गलत हो जाएगा, जब भी हतोत्साहित वर्ड आ जाए या निष्क्रिय वर्ड आ जाए तो गलत होगा। तो आप बाल केंद्रित के लिए शिक्षार्थियों को उनको निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, मतलब कि फीडबैक दीजिए। फीडबैक का मतलब कि थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा उनके चीज़ों को चेक करिए, कहाँ पर गलती करें थोड़ा सा समझाइए, मतलब कि फीडबैक टाइम पर आप देते रहिए। आइए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या को विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। अब देखिए ऑप्शन हम लोग को क्या दिया है, तो देखिए पहले तो हम लोग का ऑप्शन इसमें से 3 बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि रटंत का महत्व नहीं देता है, बल्कि रटंत को दिन पर दिन डीएक्टिव कर रहा है, एक्टिव नहीं कर रहा है, डीएक्टिव कर रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती का मतलब क्या है, बात को समझिए थोड़ा सा। इसके कहने का यह उद्देश्य है कि देखिए 1992 में एक अधिगम मतलब कि वो आया था, बिन बोझ अधिगम यशपाल समिति का। वो क्या कर, उसका क्या उद्देश्य था कि बच्चे को मतलब कि बस्ते से मुक्त किया जाए, यानी कि जो मोटी मोटी बुक है उसे कम किया जाए। यानी ये सही है, विद्यालय की पाठ्यचर्या को लचीलेपन में वृद्धि, हाँ, और लचीलापन फ्लेक्सिबल बनाया जाए। फिर कह रहा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व दिया जाए, यानी हम लोग को ऑप्शन 1, 2 अगर 4 मिल जाता है तो वही सही होगा। आइए हम लोग देखते हैं 1, 2, 4, हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आप एक बात का और ध्यान रखिए, क्या, सी टेट के क्वेश्चन को करते समय अपनी एक नज़र विकल्प पर भी रखिए। क्यों? क्योंकि आपको विकल्प में से ही उत्तर देना है। जब भी आपको ऑप्शन ऐसा आ जाए 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, तो इसमें आपको कभी कभी 3 ऑप्शन भी सही लगेंगे, लेकिन विकल्प में 2 ही को चुनना होगा। तो वैसे में सावधानी रखिए, आप उन 2 विकल्पों को चुनिए जिस पर वैज्ञानिक का प्रभाव हो, आप उन 2 विकल्पों को चुनिए जिसमें शब्दों की गौणता हो, आप उन 2 विकल्पों को चुनिए जो कि ज़्यादा मतलब कि अपसारी विकल्प हो। अपसारी कहने का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता हो। ठीक है, छिछले विकल्प को मत चुनिए। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का मैथ का कुछ क्वेश्चन अब आएंगे, देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। और शेयर वाली काम, शेयर करने के काम दोस्तों हम लोग कब करेंगे, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। जब किसी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है। अब देखिए 0 मिलता है, वह संख्या स्वयं 1 ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि जब भी 0 से किसी संख्या को विभाजित किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका मान ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका 3-4 नंबर, 4 मतलब 5 नंबर तो कहीं गया नहीं है दोस्तों। अगर किस्मत फूटी तो 4 नंबर कहीं नहीं गया है। कह रहा है 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं होगी। 20 होगी, 19 होगी, 1 होगी, असंख्य होगी। अब देखिए इसके बीच दशमलव संख्याएं कितनी होगी। अब देखिए 0. मैं लिख दूं 5, 1, 0.5001, ऐसे कर कर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे कर कर मैं तमाम संख्याएं लिख सकता हूँ। 0.632, मतलब कि क्या,
तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होगी? तो असंख्य संख्याएं होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि 0.50 है तो आप कहेंगे 0.51, 0.52, 0.501, 0.503, ऐसे कर कर बहुत संख्याएं हो जाएगी। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या, हम लोग को ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, अगली संख्या पहचानिए। अब देखिए क्या पहचानना है अगली संख्या को। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं एक और बात बताता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ के क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर इजी ही देखने को मिलेंगे। एक तो मतलब क्वेश्चन जो आप लोग के सामने आएंगे देखने में बहुत बड़े होंगे, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही इजी होंगे, मतलब कि छोटा होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि सीडीपी से, पर्यावरण से, हिंदी पेडागॉजी से 2-2 नंबर आप मतलब 2-2 मिनट बचाइएगा और 6 मिनट एक्स्ट्रा मैथ को दीजिएगा। एक्स्ट्रा का मतलब दोस्तों एक्स्ट्रा होता है, यानी कि मैथ में आपको जितना टाइम लगता है उससे 6 मिनट आप ज़्यादा देंगे तो आपको 6 नंबर पक्का मिलेगा। दोस्तों वहाँ पर टाइम का बहुत ही बाउंडेशन रहता है, इसीलिए ये सब प्लान घर से ही बनाकर चला जाता है। नहीं तो वहाँ पर क्या होगा कि स्क्रीन पर टाइम चलेगा और हाथ से क्वेश्चन निकल जाएंगे, घबराहट होने लगती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लोग को अगले विकल्प को चुनना है। तो अगला विकल्प क्या होगा? देखिए 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 एक होगा। ठीक, फिर देखिए 3 3 6, 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। ठीक, हम लोग की एक ही भरना है। तो हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन में 15 है, तो 11 है, 12 है, 14 है, 15 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। क्या करें, कक्षा में गणित पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए कितनी छोटी बात वो बताया है। क्या बताया है कि कार में पहले 3 बच्चे थे, कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे बचे। तो कह रहा है कि इससे किसका विकास हो रहा है? तो आप ऑप्शन देखते हैं, बच्चे के संवर्धन के रूप में युग की समझ विकसित करेंगे। देखिए बच्चे के समुच्चयन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे, बच्चे के न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी, बच्चे के संवर्धन और न्यूनीकरण को व्युत्क्रम संक्रिया के रूप में जोड़ेंगे। पहले देखिए, पहले तो हम लोग का रिजल्ट क्या हुआ, तो हम लोग का 4 में से 1 निकाल कर 3 आया, यानी घटाव आया है, तो जोड़ की कोई बात नहीं है, तो जोड़ के दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखिए संबंधन और न्यूनीकरण का भी जोड़ेंगे, ये भी शब्द गलत है, यानी क्या है, हम लोग घटा के उत्तर पाए हैं, तो बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ को विकसित होगी। क्यों? क्योंकि वह प्रत्यक्ष दिखाना चाह रही है, कार में 4 बच्चे थे, उसमें से 1 निकल गया, अब 3 बच्चे हैं, तो क्या किए, 1 निकालने के बाद हम 1 को क्या किए हैं, तो हम 1 को घटाए हैं। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या दिया है, आगे कह रहा है क्या, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक आकलन में, उसके बाद भरना है सम्मिलित है, गणित में समान त्रुटियों को पहचानना, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना, कार्यविधिक ज्ञान को जांचना। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, रचनात्मक आकलन में सम्मिलित है, तो रचनात्मक आकलन में क्या सम्मिलित होगा, गणित में समान त्रुटियों को पहचानना कभी भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता है, कमियां पहचानना ये भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता है, वर्गीकरण करना ये भी आकलन का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि क्या, कार्यविधिक ज्ञान की जांचना। कार्यविधिक ज्ञान का मतलब समझिए आप लोग, यह देखना कि बच्चे जो क्रिया कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और कहाँ पर गलती कर रहे हैं और किस चीज़ के प्रभाव से वो गलती कर रहे हैं। बात को समझिएगा, मतलब कि आपने कुछ दिया और वो गलती किया, तो आप देखेंगे किस वजह से यह चीज़ लिखा है, अगर लिखने संबंधी गलती है तो
तो आप उसी से जोड़कर उसको सिखाइए कि ना बाबू ऐसे होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, यह निम्नलिखित में किस कारण हो सकता है। अब देखिए कह रहा है कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, यह निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकता है। कह रहा है छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर होते हैं, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्रों के पास गणित पढ़ने के रुझान नहीं होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, सामाजिक और शिक्षकों की उपेक्षाएं लिंग पर आधारित है। अब देखिए हम लोग को इसमें से उत्तर देना है। देखिए क्या कह रहा है कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, यह निम्नलिखित में किस कारण हो सकता है। तो यह हम लोग का सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं लिंग पर आधारित है, इस वजह से हो सकता है कि शायद आगे कहा जा रहा हो कि आगे मतलब कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती हैं, तो इस पर आधारित हो सकता है। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें केवल सी गलत है। हाँ, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। देखिए दोस्तों, नहीं वर्ड आता है तभी मैं बोलता हूँ कि जब भी नहीं वर्ड आए तो आप वहाँ पर सचेत रहिए। नहीं वाले क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि मेरे को नहीं मतलब कि उत्तर नहीं में देखना है। कह रहे कक्षा का अवलोकन, ठीक है। कह रहा है कि देखिए अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है, मतलब क्या कि अधिगम की कठिनाई के लिए सहायक नहीं है, न कि उसके लिए। कक्षा का अवलोकन, मौखिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण, छात्रों की योग्यता परीक्षा, संचयी और उपाख्यानात्मक अभिलेख, योग्यता परीक्षा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या, केवल ए और बी, केवल ए और ई, केवल ए सी और डी, केवल ई। तो देखिए इसमें क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। अब देखिए सहायक कौन सा नहीं है, यह हम लोग को चुनना है। कक्षा का अवलोकन, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, मौखिक प्रक्रिया का विश्लेषण, छात्रों को लिखित कार्य, संचयी और उपयात्मक अभिलेख। उसके बाद क्या दिया है, योग्यता परीक्षा। ठीक है, तो हम लोग का क्या, योग्यता परीक्षण और कक्षा का अवलोकन, मतलब कि यह क्या है, तो अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के लिए सहायक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक बार इसको और चेक, नहीं सॉरी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई के लिए प्राकृतिक मतलब विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है, तो योग्यता परीक्षण। क्यों, क्योंकि देखिए कभी भी योग्यता परीक्षण इसलिए नहीं किया जाता है कि आप यह चेक आकलन कभी भी इसलिए नहीं किया जाता है कि आप किसी की योग्यता को देखिए, यानी ऑप्शन ई केवल गलत है। तो हम लोग देखते हैं कोई ई में है केवल, तो देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है, मतलब कि कोई एक कोटेशन दिया है, गणित अधिगम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट घर है। अर्थ क्या है, बच्चों को गणित पढ़ने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है, पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है। घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशल में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। अब देखिए कहना चाह रहा है कि गणित की अधिगम का मतलब स्टार्टिंग घर से होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखिए दोस्तों यह सीधा सीधी है कि बच्चे को गणित पढ़ाने की जानकारी हम लोग उसके घर से ही दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि गणित
मतलब पढ़ाने की स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके आसपास के वातावरण में है। तो इसलिए हम लोग का उत्तर दो सही हो जाए। क्यों? क्योंकि घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है। कह रहे कक्षा में प्रकरण भिन्न पदार्थों को मापने की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन से अत्यधिक उपयुक्त है। अब देखिए क्या उपयुक्त है। अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करना और तुलना करना, ठीक है। अमानक इकाइयों को प्रयोग से मापन और तुलना करना, मानक इकाइयों के प्रयोग से मापन और तुलना करना, पदार्थों को अध्यारोपित करना और तुलना करना। देखिए क्या कह रहा है, भिन्न पदार्थों के मापन की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन से अत्यधिक उपयुक्त ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कि 2 ढूंढना है या 4 ढूंढना है। तो देखिए हम लोग को मतलब कि 2 ऑप्शन लेना है। एक सबसे बेहतर है और उसके बाद देखिए डी सबसे बेहतर। अब पूछिए क्यों। पदार्थों को अध्यारोपित करना और तुलना करना, मतलब कि जैसे कि पदार्थ को ठीक उसके सामने रखकर उसको दिखाया जा रहा है और तब कंपेयर किया जा रहा है। एक तो अवलोकन की वजह से ऑप्शन ए सही है, यानी ए और डी हम लोग का सही उत्तर होगा। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 है क्या, ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों अब हम लोग का पर्यावरण शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दें। और दोस्तों आप लोगों को मैं एक मतलब कि दोस्त होने के नाते एक चीज़ बताता हूँ। ज़िंदगी में दोस्तों कभी भी जो चीज़ फिक्स है वह नहीं करना चाहिए। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं सीधा सीधी बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के युग में बहुत ही जैसे कार्य चलता रहता है क्या कि ये ऐसे है वो ऐसे है। मतलब कि देखिए बच्चे पढ़ने जाते हैं लिखने जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो देखिए जैसे मान लीजिए कोई लड़का पढ़ने गया, लड़की पढ़ने गई, ठीक है, भाई बहन कोई भी पढ़ने जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद लगते हैं ABCD करने। ABCD का मतलब कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। देखिए दोस्तों जब हमारे घर वाले ही फिक्स है कि वो शादी कहीं ना कहीं करेंगे ही, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब मेरे कहने का एक उद्देश्य है कि जो चीज़ फिक्स है वो नहीं करना है। अभी हम लोग का अध्यापक बनना फिक्स नहीं है तो इसके लिए मेहनत करके हमको इसको पाना है। अभी मान लीजिए कि कोई भी है प्राइवेट काम के लिए परेशान है, वो तो कभी भी फिक्स है दोस्तों कि वो आज भी कर लेंगे और कल भी कर लेंगे। तो जो चीज़ दोस्तों फिक्स नहीं है वही लाइफ में हम लोग करेंगे। तो आज से आप लोग यह प्रेरणा लीजिए और कमेंट बॉक्स में मतलब कि आप लोग थंब इम्प्रेशन करिए कि जो फिक्स है वो हम नहीं करेंगे, जो चीज़ फिक्स नहीं है वही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग के लिए नौकरी पहले फिक्स करेंगे तब भी कहीं इधर उधर हम अपना ध्यान भटकाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों पर्यावरण स्टार्ट करना था इसलिए थोड़ा सा हुआ, मतलब कि मैं सोचा कि आप लोग का दिमाग थोड़ा सा शांति हो जाए। मतलब कि अभी तक हम लोग लग रहा है कि 30-35 मिनट तक लगातार क्वेश्चन को लगाते आए हैं, तो थोड़ा सा बात करना भी ज़रूरी है। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर लिखिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है, सही लग रहा है गलत लग रहा है। और यह तो बताइएगा दोस्तों कि जो चीज़ फिक्स है वो करना है या नहीं करना है। तो जो फिक्स है वह काम नहीं करना है, जो फिक्स नहीं है वह करना है। मतलब कि प्राइवेट जॉब कभी भी हम लोग कर सकते हैं, यह फिक्स है। तो पहले क्या करना है, पहले हम लोगों को मतलब कि आप लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में से कौन सा भिन्न है। अब देखिए भिन्न छांटना है। झील दिया है, झरना दिया है, तालाब दिया है और पहाड़ी दिया है। तो देखिए झील, झरना और तालाब मतलब 1 2 3 ये जल के संसाधन है, बल्कि पहाड़ी जल के नहीं है। तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, यह हम लोग का भिन्न हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, ठीक है। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं, ये भी ठीक है।
कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली खाते हैं। नहीं दोस्तों, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ठीक है। और गोवा के लोग नारियल के तेल में खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गोवा के लोग सरसों तेल में लिख रहा है, यानी आपस में इंटरचेंज कर दिया है। इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए, यानी सी डी गलत है। तो हम लोग को सही किया है ए बी। देखते हैं ऑप्शन कोई है। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला ही ऑप्शन क्या है, हम लोग को पहला ही ऑप्शन है ए और बी। तो हम लोग का पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का पहला ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानव की भांति उसके समान उसके सामने की हो रहती है। जैसे देखिए क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, यह कहना चाह रहा है कि जैसे मानव की आंखें सामने होती है वैसे ही किस पक्षी की आंखें सामने होती है। टेलर बर्ड कह रहा है, बीवर पक्षी कह रहा है, इंडियन रॉबिन कह रहा है, उल्लू कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या, उल्लू की आंखें मानव की समान होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग कभी भी देखेंगे तो किसी भी इंसान यानी मानव की तुलना क्या किया जाता है, तो उल्लू से। क्या क्या उल्लू की तरह टुक टुक देख रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि उल्लू की तरह क्या ताक रहे हो या क्या देख रहे हो, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यह दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह क्वेश्चन हम भी लोग लग रहा है कि कब 2 या 3 बार कर लिए होंगे, ठीक है। आइए फिर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, मतलब विचार कीजिए। हाथी एक समूह में रहते हैं जिनका झुंड कहा जाता है, सही है। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनी और बच्चे ही रहते हैं, सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती है। नर हाथी 4 वर्ष की आयु तक झुंड में रह सकता है, इसके पश्चात वह झुंड छोड़कर नर हाथी के झुंड में चला जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग को। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिन्हें झुंड कहा जाता है, ये ऑप्शन हम लोग का सही है। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनी और बच्चे ही रहते हैं, ये भी सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती है, यह ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन देखिए ए सी और डी सही, मतलब कि ए सी और डी। नर हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक झुंड में रह सकते हैं और इसके पश्चात वो अपना झुंड छोड़कर नर हाथी के झुंड में शामिल हो जाते हैं। यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या, देखिए इसका उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा। इसका देखिए इसमें 2 सेंटेंस गलत है, मतलब कि सी भी गलत है और डी भी गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती है, यह बिल्कुल सही नहीं है। कितनी भी मादा हाथी नहीं बल्कि एक मादा हाथी रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है ये। और ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए और बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। ऐसा कोई ऑप्शन देखते हैं जो दिया हो। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 दिया है, क्या ए और बी सही है। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। अब बताइए, पूछ रहा है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश। तो तभी देखिए मसालों की बात है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, घटपर्णी के बारे में कह रहा है। देखिए क्या है, कह रहा है क्या कि घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है क्या, यह पौधा कीट, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। देखिए पहला तो सही है, लेकिन यह पौधा हमारे देश में पाया जाता है, वो भी कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। यह पौधे कीट को खींचने के मोहक आवाज़ निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसके मुंह में पत्ती से ढाक होते हैं। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। यानी क्या,
डी सही है और ए सही है। कौन कौन से? ए और डी सही है, बाकी यह गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर ए डी देखते हैं कोई उत्तर है। ए और डी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखिए घटपर्णी के बारे में और आप लोग जान जाइए। घटपर्णी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है। घटपर्णी को शिकारी पौधा कहा जाता है क्योंकि यह चूहे, मेढक एवं अन्य कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इसका आकार लंबे घड़े नुमा आकृति का होता है। घड़े के मुख के पास कीटनुमा आकृति लगी होती है, जैसे कि कोई जीव वहां पहुंचता है उसका शिकार हो जाता है। घटपर्णी से एक विशेष प्रकार का गंध निकलती है जिसमें आकर्षित होकर विभिन्न प्रकार के जीव खींचे हुए उसके पास चले आते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। घटपर्णी उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ के मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। ठीक है। देखिए एक मोहक आवाज़ नहीं होती है बल्कि एक गंध निकलती है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी गलत है। और ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि कह रहा है कि भारत में नहीं पाया जाता है बल्कि भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो हम लोग का ए और डी इसका क्या हो जाएगा? ए और डी इसका सही उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है, वह घटना में हुई थी। अब देखिए कब हुई थी? 1940, 1930, 1927, 1913। तो दांडी यात्रा कब की घटना है? तो 1930 की घटना है। आइए फिर हम लोग नीचे बात करते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां वाली सब्जी को खाने की सलाह देता है? देखिए दोस्तों यह ईवीएस का एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो आप बताइए कि किस रोग में आपको गुड़ बोला जाएगा, आंवला बोला जाएगा, हरी पत्तियां बोला जाएगा? तो पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया, चौथा ऑप्शन है डेंगू। अब देखिए डेंगू हम लोग जानते हैं कि मच्छर से फैलता है, तो ये होगा ही नहीं, चिकनगुनिया भी नहीं होगा, बल्कि एनीमिया यानी कि जब खून यानी रक्त अल्पता होता है तो हम लोग को क्या खाने के लिए बोला जाता है? तो आंवला, गुड़ और हरी पत्तियाँ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों कुछ बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या पूछ रहा है? रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी नहीं वर्ड आ गया, तो इसे आप राउंड कर लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें पत्ते की जगह कांटे होते हैं। ठीक है, नहीं ढूंढना है। इसकी उथली जड़ें होती है, नहीं, देखते हैं। यह अपने स्तंभ में जल संग्रहित करता है। यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 तो सही है क्योंकि यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है, यानी 10 मीटर के आसपास होता है। यह अपने स्तंभ में जल संग्रहित करता है, ये भी बात सही है। इसकी जड़ें उथली जड़ें होती है, ये गलत बिल्कुल बात है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसकी जड़ें बहुत गहराई में जाती है, इसी वजह से पानी की संग्रह कर पाती है। इसमें पत्ती की जगह कांटे होते हैं, यानी हम लोग को नहीं ढूंढना था, यानी 2 गलत है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 2 नंबर गलत है। हाँ, केवल ऑप्शन यही है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों रेगिस्तानी ओक के बारे में आप लोग सुन लीजिए। केवल रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है। इसे प्यासी धरती की भूमि भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह है। यहाँ पर पौधे काफ़ी उगते हैं। रेगिस्तानी ओक का तना स्कूल के छत के बराबर अर्थात 10 से 12 मीटर या 10 से 12 फीट या 4 मीटर तक होता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें तना से 30 गुना गहरी होती है। रेगिस्तानी ओक के तने में जल संग्रहित रहता है। स्थानीय निवासियों के सामने जब जल संकट होता है तो वो इस पौधे से मतलब का जल का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या? ये 10 से 12 फीट का होता है, 4 मीटर के आसपास होता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। जब वहाँ के लोगों को मतलब स्थानीय लोगों को जल की कमी होती है तो इससे मतलब कि पानी निकाल कर पीते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कुडुकु कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम,
मणिपुर, मेघालय और झारखंड। दोस्तों आप लोग बताइए कहाँ की भाषा है। कई बार मैं बता चुका हूँ, आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो तब तक मैं उसका उत्तर बता रहा हूँ। देखिए यह कहाँ की भाषा है, तो यह भाषा है झारखंड की। कहाँ की भाषा है, तो भाषा है झारखंड की। फिर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। अब देखिए, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों में सिर्फ गत्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों को विशेषता प्राप्त अध्ययन के लिए तैयार करना। ये बिल्कुल सब उद्देश्य नहीं है, विशेषज्ञता प्राप्त उद्देश्य नहीं, गत्यात्मक कौशल केवल विकास करना नहीं है। आगे बात करते हैं, संख्यात्मक कौशल का भी विकास नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक बनाना। सीधा सीधी पर्यावरण पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, क्या, उन्हें जागरूक बनाना। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है। अब देखिए नहीं हो सकता है, फिर नहीं वर्ड आ गया, तो किसके द्वारा अधिगम सार्थक नहीं हो सकता है। कर है किस्से और कहानियों द्वारा, बच्चे को अपने पर्यावरण को खोजने के लिए अवसर देकर, प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल कर कर। अब देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सही है, किस्से और कहानियाँ सुनाएंगे तो बच्चों में अधिगम होगा। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के लिए कहेंगे तब भी होगा। प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछेंगे तब भी होगा। मतलब शुरू करने से पहले आप पूछ रहे हैं कि अच्छा बताइए बच्चों, मान लीजिए हमको पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाना है, तो हम पूछते हैं कि बच्चों बताइए आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, तो वो बताएंगे। तो ये एक छोटा छोटा प्रश्न हुआ। बल्कि बच्चों में यदि आप स्मरण आधारित अधिगम का प्रभावी करते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। क्या कह रहा है, अब देखिए किस पर पर्यावरण का अध्ययन आधारित है। कह रहे हैं मूर्त से अमूर्त। मूर्त से मतलब कि क्या, पहले आपको प्रत्यक्ष दिखाया जाए फिर अप्रत्यक्ष किया जाए। मतलब कि आपको पेन के बारे में पढ़ा जाए तो पहले पेन आपको दिखाया जाए, पेन के कार्य दिखाया जाए, तब पेन को हटाकर फिर पेन के बारे में पूछा जाए। अमूर्त से मूर्त यानी पहले पेन के बारे में पढ़ा दिया गया, फिर आपके सामने पेन रखा जा रहा है। वैश्विक से समान, अज्ञात से ज्ञात, मतलब पहले अज्ञात फिर ज्ञात, वैश्विक फिर समान। तो क्या है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन का सबसे अच्छा मतलब सिद्धांत क्या है, मूर्त से अमूर्त। यानी आप किसी भी चीज़ का उसे प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अगर एक बार कोई भी बालक किसी चीज़ का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है तो उसे बाद में उस चीज़ के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों और थोड़ा सा है, आप लोग बने रहिए दोस्तों, और लाइक करते रहिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अभी शेयर नहीं करना है, जब तक आप लोग पूरा देख ना ले तब तक शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों इस श्रृंखला का एकमात्र उद्देश्य क्या है, कम समय में अधिक क्वेश्चनों को कवर करना। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करीब करीब मतलब 50+ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, करे क्या, भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। अवलोकन और सूचना दर्ज करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना, स्मरण करना। अब देखिए नहीं होगा यहाँ पर, तो भाई और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, भोजन किस प्रकार खराब होता है, तो इसका करना है, और निम्न में से इसका उद्देश्य नहीं है। तो भाई भोजन किस प्रकार खराब होता है इसका जांच करना है, तो अवलोकन होगा ही, मतलब लड़का तो ऑब्जर्व करेगा ही, हमको नहीं, विश्लेषण करेगा भी, प्रयोग भी करेगा, बल्कि स्मरण नहीं करेगा। हमको क्या ढूंढना है, तो हमको नहीं वाला ही ढूंढना है, यानी कि बच्चा स्मरण नहीं करेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित है। मौखिक तकनीकी, परियोजना तकनीकी, अवलोकन तकनीकी, अभिन्यास तकनीकी। अब देखिए अभिन्यास तकनीकी तो होगा ही नहीं, ठीक है। फिर क्या करें, मौखिक तकनीकी तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बच्चों को सीखने की प्रगति के वर्णन, तो अब 2 ऑप्शन बचा आपके पास, परियोजना और अवलोकन।
अब जब भी दोस्तों परियोजना और अवलोकन दोनों में से आपको चुनना होगा, तो आप कभी भी किसे चुनेंगे, तो आप कभी भी अवलोकन को चुनेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दे जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, प्रदर्शनी का आयोजन करके। देखिए कभी भी पर्यावरण विषय में अगर लिंग भेदभाव का अर्थपूर्ण संपादन मतलब लिंग भेदभाव को कम करना है, तो क्या है, बच्चों के मध्य बातचीत संचालन करके। क्योंकि देखिए पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का बहुत योगदान होता है, तो उसमें क्या होगा, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे यानी अंतःक्रिया करेंगे, तो वहाँ पर कोई लैंगिक विभेद नहीं रह जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या दिया है, आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या ढूंढना है, तो सबसे कम ढूंढना है। मतलब कि ऑप्शन देखिए, बंद उत्तर वाले प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न। अब देखिए जो क्वेश्चन सृजनात्मक था उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें बच्चा क्या करेगा, उसमें बच्चा सृजन करेगा। और जो क्वेश्चन विस्तारित है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चा उसमें भी विस्तारित करेगा। अब मुक्त वाले प्रश्न की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि मुक्त वाले उत्तर वाले प्रश्न कौन से होते हैं, जिसका उत्तर बहुत डायमेंशनल में होता है, यानी कि एक उत्तर के कई जवाब दिए जा सकते हैं। ठीक, अब बंद उत्तर वाले प्रश्न इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर है, क्योंकि सबसे कम उपयुक्त पूछा है, तो कम उपयुक्त कौन होगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। क्यों, क्योंकि हमको नहीं वाला ढूंढना है। फिर हम आगे बात करते हैं। आगे करें प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम ही होना चाहिए। अब क्या करें, देखिए प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो पहला कह रहा है मातृभाषा, दूसरा कह रहा है हिंदी, तीसरा कह रहा है अंग्रेजी, चौथा कह रहा है विदेशी। तो देखिए जब भी प्राइमरी लेवल पे भाषा की बात करें तो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यदि अलग भाषा आप रखेंगे तो उस भाषा के बच्चों को ही केवल वहाँ पर मतलब ये होगा, उनकी बढ़ावा मिलेगी और बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे, बाकी बच्चे वहाँ पर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हम लोग का उत्तर क्या होगा, हम लोग का उत्तर होगा मातृभाषा। यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। ठीक है, हम लोग फिर आगे बात करते हैं। आगे कह रहे हैं विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाती हैं। अब देखिए हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम का प्रयोग करते हैं। वो भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाती हैं, सरल, रोचक, समावेशी, जटिल। अब देखिए सरल भी बनाती है, रोचक भी बनाती है, लेकिन हम लोग को प्रक्रिया अब सरल रोचक दोनों ठीक है, तो हम यहाँ पर समावेशी वर्ड चुनेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए समावेशी का मतलब क्या आ गया कि इसमें सरल भी आ गया, रोचक भी आ गया, समावेशन आ गया। मतलब कि भाषा का मोटा मोटी एक समावेशन हो गया, सबके लिए सबके समान, सबको उचित देना। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं किस विधि में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है। अब कह रहा है जीवनी, आत्मकथा, डायरी, एकांकी। अब देखिए मौखिक विकास के जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मौखिक विकास की सर्वाधिक गुंजाइश पूछे तो आप किसको मारेंगे, आप मारिएगा एकांकी को। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं भाषा अर्जन की क्षमता से संबंधित है। अब देखिए स्किनर कह रहा है, पियाजे कह रहा है, चमस्की कह रहा है, वागोस्की कह रहा है। अब देखिए जब भी भाषा वर्जन शब्द आ जाए तो आप किन्हें मारेंगे, आप मारेंगे चमस्की साहब को, यानी चमस्की साहब को। अब देखिए स्किनर साहब क्या कहते हैं, स्किनर साहब नकल करने पर जोर देते हैं। यानी कि जब भी कहेगा कि बालक भाषा वयस्कों से नकल करके सीखते हैं तो आप मारिएगा स्किनर साहब को। और जब भी कहे कि भाषा बच्चों में जन्मजात होती है, जन्मजात नहीं संज्ञानात्मक विकास से सीखते हैं, तो आप मारिएगा किनको, पियाजे साहब को मारिएगा। ठीक है, और अब देखिए वाइगोस्की साहब, दोस्तों वाइगोस्की साहब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है
जो सी टेट के एग्जाम में कम से कम 4-5 नंबर देते हैं। अब देखिए वाइगोत्स्की साहब के बारे में जब भी आए तो आप इतना याद रखिए कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। मतलब सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत इनका है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इनका है, सामाजिक विचार विमर्श सिद्धांत इनका है। जब भी सामाजिक वर्ड लगा आ जाए तो वो समझिएगा किनका है, तो वो वाइगोत्स्की साहब का है। उसके बाद देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र पूछे तो भी वाइगोत्स्की साहब का है, ठीक है। और उसके बाद पूछे स्काफोल्डिंग, पाड़, ढांचा, मचान, तो ये सारे शब्द किसके हैं, तो ये सारे शब्द वाइगोत्स्की साहब के हैं। और कभी भी कोई ऑप्शन अंतःक्रिया पर जोर देता है तो आप समझिएगा कि उस ऑप्शन पर वाइगोत्स्की साहब का प्रभाव है। किसका? उस ऑप्शन पर वाइगोत्स्की साहब का प्रभाव है। यानी कि हम वाइगोत्स्की साहब के बारे में यदि इतना जानते हैं तो समझ जाइए कि हमारा 2-3 मतलब कि 3-4 या 5 नंबर कहीं गया नहीं है। ठीक है दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र आप जानते हैं कि जहाँ पर बालक मतलब कि जैसे कोई बालक कार्य कर रहा है जहाँ पर रुक जाता है और रुके हुए क्षेत्र से स्काफोल्डिंग यानी सहयोग कर दिया जाता है, बालक कार्य को पूरा कर देता है। तो जो बीच का क्षेत्र होता है जहाँ पर वह अटका था या उलझा था, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उस क्षेत्र को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, JPD। ठीक है, आगे फिर आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह से ग्रसित है। देखिए जब भी पढ़ने शब्द आ जाए तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाँ आप लोग जानते हैं कि होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डिस्ग्राफिया के बारे में भी आप जानते हैं कि ग्राफ का मतलब लिखना, ग्राफ का मतलब लिखना मतलब नहीं, मतलब कि ग्राफ का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए। यानी जब भी ग्राफिया शब्द आ जाए तो वो लिखने का बेकार है। जब भी डिस्कैलकुलिया कह दे, डिस्कैलकुलिया कहे तो ये समझ जाइएगा आपकी कैलकुलेशन से, यानी गणितीय विकार है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, जब भी कहे कितना में से जोड़ लेता है, घटा लेता है, कैलकुलेशन में उसकी गलती हो जाती है, तो आप समझ जाइएगा क्या कि वो गणितीय विकार है, यानी कैलकुलेशन संबंधी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्यों? डिसलेक्सिया पूछा था, यानी पठन विकार पूछा था। फिर आगे हम बात करते हैं, कह रहा है सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए मान लीजिए आप बच्चे को कोई कहानी सुना दिए, कोई भी आप स्टोरी सुना दिए, ठीक, और उसके बारे में उसके बाद कौन सी गतिविधि ठीक रहेगी, कहानी को शब्दशः दोहराना। यदि देखिए आपने कोई कहानी सुनाया, वह शब्दशः बोल देता है, तो यानी आप रटंत पद्धति पर जोड़ दे रहे हैं, यानी ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। फिर आगे बात करें, कहानी के पात्रों के नाम बताना। अब देखिए नाम भी बताता है तब भी रटंत पद्धति पर जोर देता है। मान लीजिए कि जैसे आपने कोई कहानी सुनाया और फिर बच्चे ने बताया कि सर जैसे आप कहें वैसे हम कह दे रहे हैं, इसका मतलब कि वह क्या किया है कि रटा है। और कह रहा है कि मैं पात्र का नाम बता दूँ, इसका मतलब कि वो भी रटा है, यानी कि एक ए भी गलत हो गया और 2 भी गलत हो गया। कहानी का शीर्षक बताना। अब देखिए शीर्षक बताता है तो कुछ हद तक ठीक है, मतलब कुछ हद तक ठीक है। कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। अब देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिला हम लोग को, क्या, बात को समझिए थोड़ा सा गंभीरता से, कि बच्चे यदि कहानी पर प्रश्न निर्माण कर रहा है, यानी खुद बना रहे हैं प्रश्न कि सर मान लीजिए कि कछुए और खरगोश की रेस में सर खरगोश क्यों हारा, कछुआ क्यों जीता। तो जो ये क्यों वाली वर्ड है ना, यानी क्वेश्चन निर्माण करने की प्रवृत्ति, यह बालक के अंदर अपसारी सोच को जन्म देगा, सृजनात्मक चिंतन को, समालोचनात्मक चिंतन को देगा, सृजनात्मकता की बढ़ावा देगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए यदि आप किसी बालक को कोई कहानी सुनाते हैं और बालक उस कहानी से प्रश्न निर्माण करता है, यानी बालक के अंदर अवलोकन की क्षमता आ गई है, मतलब उस कहानी को वह बिल्कुल समझ गया है और अपने समझ के आधार पर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, तो अपने समझ के आधार पर क्वेश्चन का निर्माण कर रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों आज का हम लोग का क्वेश्चन पूरा हुआ, लेकिन रुकिए अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके ऊपर के 3 वीडियो को मात्र देखिए आप,
एक तो पहला वीडियो है कि सीटेट घर बैठे कैसे निकाले, उसमें बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। और दूसरा वीडियो दोस्तों, उसमें टैग वर्ड बताए गए हैं कि ऑप्शन से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी क्या कि कौन से टैग वर्ड यदि प्रश्न में दिखता है, कितना भी बड़ा प्रश्न लिखता है तो वो गलत हो जाएगा। कौन से टैग वर्ड मतलब कौन से वर्ड अगर ऑप्शन में दिख गया और कितना भी बड़ा ऑप्शन है तो वो सही हो जाएगा। इसकी पहचान दोस्तों आप कर लेते हैं तो आपको समझिएगा कि कम से कम 60 से 70% मतलब विकल्प से उत्तर देने की तरीका आ जाएंगे। और तीसरा वीडियो दोस्तों क्या है, मूल मंत्र यानी सीटेट निकालने यानी 110 प्लस लाने के जो मूल मंत्र हैं वो तीसरे वीडियो में है। तो दोस्तों आप लोगों में से जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों, आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। एक बार दोस्तों आप भरोसा करिए। और जो लोग शुरू से मेरे को मतलब कि फॉलो करते आए हैं, जितनी मैं नोट्स दिया हूँ, हाँ दोस्तों नोट्स की बात बताएं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा और एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप उसमें जाइए और ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद आप ग्रुप एडमिन को मैसेज कर दीजिए कि मेरे को अभी एक भी नोट्स नहीं मिला है। तो हमारी टीम द्वारा बहुत छोटे छोटे मतलब कम पेजों के नोट्स दिए जाते हैं, जिसे आप पेपर के 2 दिन पहले भी रिवीजन कर लेंगे। वह बिल्कुल सरल मतलब हैंड राइटिंग मतलब कि मेरे द्वारा लिखी गई नोट्स हैं दोस्तों। तो उसे एक बार पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका नंबर और उतना मतलब 2-4 वीडियो देख लेते हैं जो बताया गया है, तो दोस्तों आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आप लोग से कह रहा हूँ जाते जात कि आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ दोस्तों अब शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अब आप लोग पूरा वीडियो देख लिए हैं, अब आप लोग आराम से शेयर कर दीजिए दोस्तों। बीच में शेयर करने की बात मैं मतलब कभी कब कह देता हूँ, लेकिन अब नहीं कहने, अब बीच में शेयर नहीं करना है दोस्तों। यदि मैं कहूँ भी तभी भी नहीं करना है, बल्कि शेयर कभी भी करना है तो लास्ट में करना है। बीच में लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। ठीक है दोस्तों।